आज की कहानी यकीन मानिए बहुत दुख भरी होने वाली है। अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देख सकते तो प्लीज़ आप अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, वरना आपके साथ साथ मुझे भी बहुत दुख होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस टाइप की डार्क और स्ट्रेंज वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट कर दे दूँ। सन 1996 में 21 साल की कैटी फ्लेमिंग नाम की ये लड़की यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में फ्रेंच की पढ़ाई कर रही थी और इसी साल उसके दोस्तों द्वारा कैंपिंग के लिए उसे इनवाइट किया गया। जी हाँ, इस इनविटेशन में बहुत सारे लोग मौजूद थे और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनसे कैटी पहली बार मिलने वाली थी। ये सभी लोग कैलिफोर्निया के पहाड़ों पर गए और जैसे ही वहां पहुंचे तो सभी को दिख गया कि कैटी का ध्यान अपने ट्रिप पर बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, उसका ध्यान तो ग्रुप में आए जेम्स किम नाम के एक लड़के के ऊपर था जिसकी उम्र 25 साल की थी और इससे कैटी पहली बार मिली थी। और पूरे ट्रिप पर ये दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे ये एक दूसरे के लिए ही बने हों और एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागल हो चुके थे। पूरे ट्रिप पर ये दोनों एक कपल की तरह रह रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पहले से एक दूसरे के साथ रहते हों। खैर, ये ट्रिप खत्म हुआ, कैटी वापस ओरेगन आई और जेम्स जो कि पहले सिएटल में अपना काम किया करता था वो वहां से सिर्फ कैटी के लिए ओरेगन शिफ्ट हो चुका था। और फाइनली कैटी की जब ग्रेजुएशन पूरी हुई तो इन दोनों ने वहीं पर शादी कर ली और दोनों फिर आगे जाकर सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गए। जेम्स जिसे टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार था और उसे एक कंपनी द्वारा हायर कर लिया गया जिसमें उसमें टेक्नोलॉजी के गैजेट्स को रिव्यू करने का काम दिया गया। जी हाँ, उसे टेक्नोलॉजी गैजेट्स के साथ खेलने के पैसे मिलते थे। इसके कुछ ही टाइम बाद कैटी ने अपने इस शहर में रहते हुए 2 बुटीक्स शुरू कर लिए और इन बुटीक्स को अकेले कैटी ही संभाला करती थी। सन 2006 तक आते ये परिवार बहुत फल फूल चुका था। जी हाँ, इनके घर 2 बेटियों ने जन्म लिया जिसमें से एक की उम्र तो 4 साल की हो चुकी थी, वहीं एक की उम्र सिर्फ 7 महीने की थी। ये दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे और खास तौर पर जेम्स तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। और कहा जाता था जब जेम्स अपनी बेटियों के साथ अपने कमरे में होता था तब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाहर का कोई पर्सन उसके कमरे में जाकर उनको डिस्टर्ब कर दे। जी हाँ, वो इतना प्यार करता था कि वो अपनी बेटियों को कई बार तो अपने साथ काम पर भी ले जाता था, जबकि वो अलाउड नहीं था। इसी साल 17 नवंबर के दिन इस पूरे परिवार ने अपना सामान पैक किया और गाड़ी में रखा और फाइनली गाड़ी को चलाना शुरू किया और वो सीधा जाकर पहुंचे सिएटल। जी हाँ, वैसे तो यहाँ पर वो अपने अंकल से मिलने आए थे और कुछ दिन यहीं रुकने वाले थे, लेकिन इनका यहाँ मेन मकसद था कुछ जगह तलाशना, क्योंकि वो अब सैन फ्रांसिस्को से सिएटल वापस शिफ्ट होना चाहते थे। उन्होंने यहाँ पर रहते हुए बहुत सारी लोकेशंस को तलाशा और यहाँ पर बहुत मजे किए, बहुत सारे रिश्तेदारों से मिले, खाना पीना किया, पूरी मौज मस्ती थी। और फाइनली 24 नवंबर के दिन इन लोगों ने फिर से अपना सामान पैक किया, गाड़ी में रखा और गाड़ी को फिर से हाईवे पर चढ़ा दिया। अब वो वापस अपने घर सैन फ्रांसिस्को में जाने वाले थे। अब बजाय डायरेक्ट सैन फ्रांसिस्को जाने के, रास्ता लंबा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक रात यहीं रुक लिया जाए और वो सीधा गाड़ी ड्राइव करते करते पोर्टलैंड ओरेगन जा पहुंचे और यहीं पर अब वो रुकने वाले थे। यहीं पर उन्होंने एक होटल बुक किया और उसमें जाकर वो आराम करने लगे। लेकिन इसी बीच उन्होंने सोचा कि कल वो सुबह सुबह जल्दी निकल लेंगे और पूरा दिन ट्रैवल करके अपनी गाड़ी सैन फ्रांसिस्को तक लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर कैटी ने उसे मना कर दिया। कैटी बोली कि हम पूरा दिन ट्रैवल नहीं कर सकते, इससे बढ़िया ये है कि हम यहाँ से तकरीबन दोपहर के बाद ही निकलें और फिर रात तक थोड़ी सी ड्राइव करके बीच में एक और जगह रुक जाएंगे और फिर अगले दिन सुबह सुबह हम सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल लेंगे। जेम्स ने कहा ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पोर्टलैंड ओरेगन से लेकर सैन फ्रांसिस्को के बीच में, बिल्कुल बीच में एक वैकेशन हॉटस्पॉट भी था, उसे भी बुक कर लिया था। उस होटल का नाम टूटून लॉज था जो बिल्कुल ओरेगन और सैन फ्रांसिस्को के किनारे पर बना हुआ था। खैर, अगले दिन जब वो पहले वाले लॉज में रुके थे वहाँ से आराम से रात बीती। अगले दिन अब उन्हें शाम को टाइम, मतलब कि दोपहर के टाइम निकलना था और वहाँ से फिर अपना सामान गाड़ी में लादा और फिर वो निकल पड़े। रात के तकरीबन 8:30 बज चुके थे। जेम्स लगातार अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और तभी उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी। तभी उसने सोचा कि क्यों ना, अभी तो बहुत सारा रास्ता और पड़ा है, तकरीबन 2 घंटे का रास्ता और पड़ा है, इससे पहले कुछ रुक कर खा लिया जाए। उसने गाड़ी साइड में लगाई और कुछ सामान पैक करवाया और वहीं पर खाया भी और बहुत सारा पैक करके भी रख लिया रास्ते में खाने के लिए, वहाँ जाकर खाने के लिए। और फिर से गाड़ी में बैठे और तकरीबन 9 बजे अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट करके आगे की तरफ निकल पड़े। अब उस जगह से जहां वो खाना खाने के लिए रुके थे वहां से टूटून लॉज की दूरी तकरीबन 2.5 घंटे की थी और तकरीबन 2 घंटे से लगातार जेम्स गाड़ी ड्राइव कर रहा था। और तभी उसे लगा कि शायद उसने एक मोड़ मिस कर दिया है और वो गलत रास्ते पर चढ़ गए हैं, उसे पहले मुड़ जाना चाहिए था और अभी तक तो वो शहर आ जाता जिसमें उन्हें रुकना था। उस टाइम पर गूगल मैप वगैरह तो होते नहीं थे, इसलिए उसने किटी से ही कहा अपना कागज वाला मैप निकालो और पता करो कि हम असल में है कहाँ पर। अब बजाय वापस जाकर गाड़ी को यू टर्न मारकर उसी मोड़ पर मुड़ने के, इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसी रोड पर आगे चलते हैं, क्या पता कोई और रास्ता हमें मिल जाए जो वापस हमें उसी हाईवे पर चढ़ा देगा। और किस्मत से इन्हें रास्ता एक मिल भी गया। लेकिन अब इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती कहें,
वो रोड इनके साथ अब बहुत बुरा कुछ करने वाला था। इस रोड के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था और वो सीधा बस अपनी गाड़ी चढ़ाए जा रहे थे और इनको महसूस ही नहीं हुआ कि जहां अभी कुछ टाइम पहले इनकी समुद्र तल से 900 फीट की ऊंचाई थी, वहीं धीरे 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 सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए ये 4000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। लेकिन इससे आगे चलने पर ये रोड बहुत ज़्यादा संकरा होता गया और बहुत तीखे और पैने मोड़ वहां पर आने लगे। सर्दियों के समय में तो यहाँ पर बर्फ जम जाती है, पूरा रोड बर्फ से ढक जाता है और ऊंचाई पर तो हमेशा ही बर्फ पड़ी रहती है, जबकि गर्मी के टाइम में ही सरकार इस रोड पर थोड़ा बहुत काम करवा पाती है। इसके अलावा ये रोड ऐसी जगह पर मौजूद है जहां आपको दूर दूर तक आगे पीछे कोई कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर यहाँ पर कोई मुसीबत में फंसता है तो उसे सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। पहाड़ के गोल गोल रास्ते घूमते हुए किटी को बीच रास्ते में ही नींद आ गई। वो आगे वाली सीट पर ही सो गई और पीछे उसकी दोनों लड़कियां भी सोई हुई थी और धीरे धीरे ऊंचाई चढ़ते हुए वो बिल्कुल पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे और तभी वहां पर बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई। तकरीबन 1 घंटे बाद किटी की नींद खुली और उसने सबसे पहले जो अपनी आंखों के सामने देखा वो था बर्फ का बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ है और जेम्स जो है वो अपनी गाड़ी को कुछ इस तरह से बिल्कुल आगे की तरफ झुककर चला रहा था। और ये सब देखते ही किटी ने सबसे पहले जेम्स से बोला कि तुम क्या कर रहे हो, गाड़ी को मोड़ क्यों नहीं लेते। जेम्स ने कहा कि मैं भी गाड़ी को मोड़ना चाहता हूं लेकिन ये रोड बहुत पतला है, यहाँ पर गाड़ी मुड़ नहीं सकती, मैं कोई जगह ढूंढ रहा हूं जहां गाड़ी को रिवर्स मोड़कर वापस लेकर जा सकूं। जेम्स के लेफ्ट साइड में बहुत गहरी खाई मौजूद थी और जबकि उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी नहीं थी, फिर भी उसकी गाड़ी बार बार स्लिप कर रही थी। जी हाँ, वहां बर्फ इतनी गहरी थी कि बार बार जेम्स को अपनी गाड़ी रोककर टायरों से बर्फ हटानी पड़ रही थी, उसके आगे से बर्फ हटानी पड़ रही थी, शीशे पर बर्फ जम रही थी और वाइपर्स भी यहाँ कुछ खास काम नहीं कर रहे थे। ये सब देखते किटी बहुत गुस्से में आ गई। उसने सीधा जेम्स को बोल दिया कि गाड़ी को यहीं रोको और पीछे घुमाओ। अब गाड़ी घूम तो सकते नहीं थे, बेचारा अपनी बीवी की ना मानता तो क्या करता। उसने अपना लेफ्ट साइड वाला दरवाजा खोला और गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और सीधा ऐसे कि ऐसे ही उसको चलाने लगा। किस्मत से वो बहुत संभाल कर अपनी गाड़ी को काफी हद तक नीचे ले आया और फाइनली वो इस पॉइंट तक ले आया जहां उसे 2 रास्ते दिखे और आगे खुली जगह दिखी थी। जी हाँ, यहाँ पर अब उसके सामने 2 रास्ते आ चुके थे। एक वो रास्ता था जिस रास्ते से वो वापस आए थे, मतलब कि कई घंटों तक गाड़ी चलाकर यहाँ तक वो ऊपर गए थे, और एक दूसरा रास्ता था जो उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाने वाला है। दिखने में नए वाला रोड बहुत चौड़ा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे रोड इस पर्वत में नीचे जाता है। और जेम्स ने और किटी ने अंदाजा लगाया कि हम पहाड़ से जितना नीचे उतरेंगे उतना ही मौसम हमें साफ मिलेगा, इसलिए ये रोड ही हमारे लिए ठीक होगा। और इस रोड पर जाने का डिसीजन ही जेम्स और किटी की जिंदगी का सबसे गंदा या फिर सबसे भयानक डिसीजन हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये रोड यकीन मानिए कहीं नहीं जाने वाला था, बजाय जंगलों के अंदर जाने के। इस रोड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पेड़ काटने वाले लोग ही किया करते थे। वो यहाँ पर अपना ट्रक लेकर आते थे और इस रोड के साइड में लगा देते थे और आगे जाकर अपने पेड़ वगैरह काटते थे। लेकिन अभी वो मौसम भी नहीं चल रहा था, पर ये बात जेम्स और किटी को नहीं पता थी। पर वो अपनी इस गलती को सुधार सकते थे, क्योंकि जैसे ही वो इस रोड पर 1 किलोमीटर आगे चले तभी उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पर बैरियर्स लगे हुए हैं, लेकिन वो खुले हुए हैं। वैसे तो आमतौर पर वो बैरियर्स बंद होते हैं, लेकिन अब वो खुले थे तो जेम्स और किटी को लगा कि रोड आगे तक चालू है, इसलिए वो आगे जारी रखा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जो बैरियर्स यहाँ खुले हुए हैं वो हाल ही में आए तूफान की हवाओं से खुल गए हैं, जो उन्हें अब अपनी मौत की तरफ लेकर जा रहे हैं। जेम्स ने इस रोड पर अपनी गाड़ी तकरीबन 25 किलोमीटर के लिए चलाई होगी और तभी उनके सामने एक और फिर से 2 मुहा रोड आ गया। अब उन्हें या तो लेफ्ट जाना था या फिर राइट। यहाँ पर गाड़ी रोककर जेम्स और किटी एक दूसरे को देखने लगे और अब उन्हें पता लग चुका था कि वो असल में बहुत बड़ी मुसीबत में घुस चुके हैं। उन्होंने फिर से डिसीजन लिया कि वो राइट साइड की तरफ जाएंगे। वो राइट साइड में थोड़ी ही दूर चले थे कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। साइडों में बर्फ़ पड़ी तो थी, लेकिन अब बारिश शुरू हो चुकी थी और ये इनके लिए शायद अच्छे संकेत भी हो सकते थे। इन्होंने सोचा कि ये अच्छे संकेत हैं और अब बारिश बर्फ़ के ऊपर गिरेगी तो ये बर्फ़ ज़रूर यहाँ से बह जाएगी, इसलिए हम रुककर यहीं पर इंतज़ार करते हैं। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, रात के 3 बजने वाले थे। जेम्स भी गाड़ी चला चला कर थक चुका था, इसलिए उसने सोचा कि यहीं पर सो जाते हैं। सुबह होगी तो यहाँ से सारी बर्फ़ बह चुकी होगी और हम आराम से रोशनी में यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जब सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने बाहर का जो मंजर देखा उसको देखकर वो पूरी तरह से दहल गए। जी हाँ, वो जो बारिश हो रही थी वो अब एक मोटी बर्फ़ की चादर में तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि रात के समय कभी तापमान बहुत ज़्यादा एक बार फिर से गिर चुका था और अब उनकी गाड़ी भी ऊपर तक 1 फुट मोटी बर्फ़ की चादर में फंस चुकी थी। ये सब देखकर उन्होंने महसूस किया कि अब वो मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन जब वो इस बियर कैंप रोड की तरफ मुड़े थे तब उन्होंने देखा था कि साइड में एक ट्रक खड़ा है और वो याद आया कि वहाँ ट्रक खड़ा था तो क्यों ना उसके पास जाकर मदद ली जाए। लेकिन जैसे उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, वो स्टार्ट तो हो गई लेकिन आगे या पीछे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि वो बर्फ़ में पूरी तरह
से फंस चुकी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज हम यहीं रुकते हैं और इंतजार करते हैं किसी और ट्रक के यहाँ पर आने का। उन्होंने स्नैक्स वगैरह खाए, पूरा दिन बीतता गया लेकिन कोई ट्रक वाला वहां पर नहीं आया। रात होने वाली थी और अब इन दोनों लोगों को चिंता होने लगी थी। चिंता अपनी नहीं बल्कि चिंता थी दोनों बच्चियों की, क्योंकि उनको इस मौसम में ज़्यादा समय के लिए वो बाहर इस तरह से बर्फ़ के बीच में नहीं रख सकते थे। वो असल में संडे का दिन था और वो इसलिए एक दूसरे को समझाने लगे कि आज संडे है तो इसलिए कोई अपने काम पर नहीं आया होगा, कल मंडे है तो कल अब लोग अपने काम पर जरूर आएंगे और वो हमें बचा लेंगे। कल शाम तक हम सैन फ्रांसिस्को आराम से पहुंच जाएंगे। अगले दिन भी ये परिवार इंतजार करता रहा, फ़ोन को चेक करता रहा, हॉर्न बजाता रहा, चिल्लाता रहा, पर कोई भी इन्हें बजाय बचाने के सुनने वाला तक कोई नहीं था। सोमवार की रात होते होते ये परिवार बहुत घबरा चुका था। इनके पास खाना भी अब खत्म होने वाला था और गाड़ी में तेल भी अब ना के बराबर ही बचा हुआ था। किटी को मजबूरन अपनी दोनों बेटियों को ब्रेस्ट फीडिंग करके दूध पिलाना पड़ रहा था और अब यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा। जी हाँ, जैसे ही सोमवार की रात हुई तभी उन्होंने महसूस किया कि आसपास कुछ आवाज़ें आ रही हैं और वो आवाज़ें थी इस एरिया में रहने वाले जंगली भालुओं की। एक बहुत सारे भालुओं का झुंड इनकी गाड़ी के पास आकर गाड़ी को चेक करने लगा था। इनके पास आते ही इन दोनों लोगों ने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि ये भालू का झुंड डर कर यहाँ से भाग जाए। अपने माँ बाप को इस तरह से डरता हुआ देख ये दोनों बच्चियां भी बहुत बुरी तरह से रोने लग गई। खैर वो भालुओं का झुंड जो था वो यहाँ से अब जा चुका था। सोमवार की रात भी इसी तरह से बीत गई। उन्होंने अपनी बच्चियों को चुप करवाया और सो गए। मंगलवार की सुबह हुई। अब उन्हें उम्मीद थी कि आज कोई ना कोई यहाँ जरूर आएगा, लेकिन वो दिन भी पूरा बीत गया पर उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। जेम्स के पास अब खाना भी बिल्कुल खत्म हो चुका था, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी देर में बाहर गाड़ी से निकलता और भालुओं द्वारा तोड़ी गई बेरीज को उठाकर गाड़ी में आ जाता और उसे ही वो पूरा परिवार खा रहा था। लेकिन उनको एक डर था और वो डर ये था कि भालुओं द्वारा तोड़ी गई बेरीज शायद जहरीली भी हो सकती थी और वो पूरे परिवार को एक ही झटके में खत्म भी कर सकती थी। मंगलवार की रात होते होते ये दोनों पति पत्नी आपस में लड़ने लगे। जिनके अंदर बहुत प्यार था वो आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। इसकी बजाय सैन फ्रांसिस्को में मौजूद इनके परिवार वालों को या फिर दोस्त लोगों को अभी तक इनकी कोई चिंता नहीं हुई थी और किसी ने भी अभी तक इन्हें ढूंढना शुरू नहीं किया था। मंगलवार की रात भी ये परिवार पूरी तरह गाड़ी में सोया और बीच में वो गाड़ी चला चला कर उसको गर्म करता रहता था और सुबह होते होते यानी कि बुधवार की सुबह होते होते इस गाड़ी का पूरा तेल खत्म हो चुका था और अब ये पूरा परिवार ठंड में ठिठुर रहा था। इसलिए जेम्स अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी खोली, वहां से स्टेपनी टायर निकाला और उसका टायर जो था वो जला डाला ताकि कुछ देर तो इसका परिवार गर्म खुद को रख सके। बुधवार की रात बीत गई, वीरवार की सुबह आ गई और अब तक भी ये परिवार गाड़ी में ही मौजूद था। इनको कोई बचाने नहीं आया और तब सैन फ्रांसिस्को में मौजूद इस परिवार के एक फैमिली फ्रेंड को अपने इस दोस्त की चिंता होने लगी और उन्होंने सोचा कि वो अभी तक लौट कर वापस नहीं आए और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। इसलिए वो तुरंत पुलिस के पास गया और वहाँ जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाई। इसके बाद ही पुलिस वालों ने इस परिवार की तलाश शुरू करी। वीरवार का दिन बीतते बीतते अब इन लोगों को पता लग चुका था कि वो यहीं पर मरने वाले हैं और किटी बार बार जेम्स को बोल रही थी कि अगर हमारे बच्चे हमसे पहले मरते हैं तो तुम भी मुझे उनके साथ ही मार डालना। और वो भी बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कैसे बोल दिया उसने। खैर अब इस पूरे परिवार ने किसी भी ट्रक वाले या फिर लॉगर की यहाँ आने की उम्मीद छोड़ दी थी और अब इन्हें उम्मीद थी कि इनका रेस्क्यू बजाय सड़क के हवा से किया जाएगा। जी हाँ, इनको उम्मीद थी कि अब तक तो उनकी तलाश शुरू हो चुकी होगी। इसलिए जेम्स ने कहा कि क्यों ना हम गाड़ी के सारे टायर निकाल कर एक एक कर जलाना शुरू करते हैं। इससे गहरा काला धुआं पैदा होगा जिससे हमको बचाने वाले हमें आसानी से देख पाएंगे। उसने एक एक कर गाड़ी के सभी टायर्स को जला डाला और भी गाड़ी में जो जो जलाने लायक सामान मौजूद था उसे भी जलाकर सारा कुछ फूंक डाला। उस पर हाथ भी सीखे, लेकिन वो ये सब देखकर खुश भी हुए कि ऊपर एक गहरा काला बादल धुएं का बन चुका है। अब तो कोई ना कोई जरूर वहां आ जाएगा। लेकिन जल्दी ही वो आग भी बुझ गई और वो बादल भी ऊपर वाला छट गया, लेकिन वो किसी ने नहीं देखा। वीरवार की रात भी ये परिवार गाड़ी में ही सोया और अब इनके पास ना ही खाना बचा था और ना ही इनके बच्चों के मुंह में आवाज़। वो बिल्कुल शांत और चुप गाड़ी में पीछे पड़े हुए थे। मन करता तो सो जाते, मन करता तो उठ जाते, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। वीरवार की रात गाड़ी में बिताने के बाद जब शुक्रवार की रात ये लोग उठे तो जेम्स ने किटी से कहा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उठकर यहाँ का मैप अच्छे से पढ़ा है और यहाँ से सिर्फ 4 मील दूर एक ग्लेस्टी नाम का गांव बसता है और वहां जाकर मैं मदद लेकर आ सकता हूं। यहां से वहां तक जाने में मुझे तकरीबन 2 घंटों का समय लगेगा। मैं आराम से पहुंच जाऊंगा और जल्दी ही वापस भी आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा करने के लिए किटी ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि तुम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और हम सभी का यहाँ पर एक साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीछे से कोई मदद आ गई तो तुम क्या करोगे, तुम्हें कैसे हम ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर जेम्स ने कहा कि 2 घंटों की ही तो बात है, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। और फाइनली किटी ने जेम्स को जाने के लिए हाँ कर दिया। सुबह तकरीबन 7:45 बजे सभी को हग वगैरह करके किसीज वगैरह करके जेम्स अपनी गाड़ी
से निकला और उसी डायरेक्शन में जाने लगा जिस तरफ ग्लिस्ट गांव मौजूद था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि दर्जनों हेलीकॉप्टर इसी एरिया में ऊपर हवा में ही घूम रहे हैं। खैर शुक्रवार का दिन भी बीत गया, जेम्स वापस नहीं आया। शनिवार का दिन भी बीत गया और किटी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी कि जेम्स अभी तक कहाँ रह गया। 2 घंटे का बोल कर गया था लेकिन वो अभी तक नहीं आया। और फिर आई संडे की सुबह, जब एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने नीचे ताजा पड़ी बर्फ में इंसानों के पैरों के निशान देखे और उसने इन इंसानों के पैरों के निशान का पीछा किया और वो निशान सीधा एक गाड़ी की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर गाड़ी की तरफ गया और ऊपर बैठे पायलट ने देखा कि नीचे एक महिला अपना छाता इस तरह से हिला रही है। लेकिन बदकिस्मती से उस हेलीकॉप्टर में इतना फ्यूल मौजूद नहीं था कि वो वहां पर लैंड कर सके और फिर से ऊपर उड़कर वापस जा सके। इसलिए वो अपने हेलीकॉप्टर को बहुत ज़्यादा नीचे तक लेकर आया। उसने किटी की तरफ इशारा किया कि उसने उसे देख लिया है और उसके इस हेलीकॉप्टर में फ्यूल नहीं है, वो जल्दी ही वापस आएगा, थोड़ी देर इंतज़ार करो। वो हेलीकॉप्टर तुरंत अपने हेडक्वार्टर्स तक गया और वो पायलट उसने अपना दूसरा हेलीकॉप्टर उठाया और तुरंत उस लोकेशन पर आ पहुंचा। हेलीकॉप्टर लैंड होते ही किटी तुरंत अपनी दोनों बेटियों को उठाकर भागते हुए हेलीकॉप्टर में बैठ गई। हेलीकॉप्टर में बैठते ही उसने सबसे पहले पायलट से पूछा कि मेरे पति कहाँ हैं। वो 2 दिन पहले हमारे लिए मदद लेने के लिए ग्लिस्ट गांव की तरफ निकले थे, अभी तक नहीं आए। जेम्स ने मना और उस पायलट ने मना कर दिया कि हमें जेम्स के बारे में कुछ पता नहीं चला, हम तो ये फुटप्रिंट्स देखकर आपकी तरफ आए हैं। ये बात सुनते ही जेम्स के फुटप्रिंट्स का फिर से पीछा शुरू किया गया और ये फुटप्रिंट्स फाइनली एक 2 मील दूर नदी के ऊपर जाकर खत्म हुए। लेकिन यहाँ पर जेम्स अपने निशान छोड़ता हुआ जा रहा था, वो एरोज बनाता हुआ जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसने इसलिए बनाए हैं ताकि अगर उसे वापस आना पड़े तो उसे निशानियां अपनी याद रहें। अब असल में ग्लिस्ट टाउन तक जाने के लिए उसे नदी पार करनी ही थी, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना इस नदी के बहाव की तरफ ही आगे चला जाए, क्योंकि उसने टीवी में सुना था कि हमेशा ऐसी सिचुएशन में फंसने पर नदी की बहाव की तरफ ही चलें और उसे वहाँ कोई ना कोई कस्बा मिल जाएगा। लेकिन फिर से एक बार वो गलत राह पर चल पड़ा था और 3 मील तक चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि आगे कुछ नहीं है, दूर दूर तक सब कुछ सपाट दिखाई दे रहा है। और फिर उसने सोचा कि क्यों ना अब नदी को पार किया जाए। यहाँ पर उसे बर्फीले पानी में कूदना ही था, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं कपड़े उतार कर कूदूंगा तो भी मेरे कपड़े गीले होंगे, क्योंकि हाथ में ऐसे पकड़ के तो वो तैर सकता नहीं उनको और फेंक सकता नहीं था क्योंकि नदी बहुत चौड़ी थी। और उसने सोचा कि क्यों ना इन्हें पहन कर ही अब कूदा जाए। वो उन कपड़ों को पहने हुए ही नदी में कूद गया और फाइनली उधर पहुंच गया। बर्फीले मौसम में, बर्फीले पहाड़ों में गीले कपड़े, वो भी बर्फ वाले पानी के। सोचकर देखिए आप उसका क्या हाल हुआ होगा। वो पूरा दिन और पूरी रात चलता रहा और जैसे ही अगले दिन यानी कि संडे की रात हुई, उसने तकरीबन 15 मील का रास्ता तय कर लिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, 15 मीलों का रास्ता। और संडे की रात को जैसे ही वो थक कर अपने आप ही पता नहीं कहाँ गिर गया, पेड़ के नीचे वो गिरा हुआ था। और यही रात जो थी जेम्स के लिए अंतिम रात बनकर सामने आई। सुबह जब हुई तो उसकी आंखें खुली ही नहीं, वो रात में ही किसी टाइम अपना दम तोड़ चुका था और इसकी मौत के पीछे जिम्मेदार था हाइपोथर्मिया। जी हाँ, बेचारा बचाने तो अपने परिवार को निकला था, लेकिन बदकिस्मती से उसे ही कोई नहीं बचा पाया। खैर, जेम्स की लाश उसकी पत्नी को बचाने के 2 दिन बाद मिली और तब यह सामने आया कि ग्लिस्ट टाउन जहां पर वो कार खड़ी थी उस जगह से पूरे 25 मील दूर था। और यहाँ पर जेम्स ने अंदाजा लगाया था कि 4 मील दूर है। अगर वो गाड़ी में ही अंदाजा लगा लेता कि यहाँ 25 मील दूर था तो वो कभी गाड़ी से निकलता ही नहीं। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अगर वो गाड़ी से ना निकलता तो उसकी वो ताज़ा बर्फ पर बने फुटप्रिंट्स उस पायलट को कभी नजर ही नहीं आते, क्योंकि वो फुटप्रिंट बनते ही नहीं। जेम्स ने अपने इस पूरे सफर में 16 मीलों की दूरी तय की और जिन लोगों ने जेम्स की लाश को देखा वो लोग जेम्स को एक सुपर ह्यूमन मानने लगे, क्योंकि इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर जेम्स चल कर आया था, उस पर एक आम इंसान इन कपड़ों में और ऐसे मौसम में 4 या 5 मील से ज़्यादा पैदल चल ही नहीं सकता। वो भी उसके पास तो खाना भी नहीं था और फिर भी वो 16 मीलों तक पहाड़ों को चढ़ते हुए उतरते हुए ये रास्ता पार कर ही गया था। बेशक जेम्स ने खुद का तो बलिदान दिया, लेकिन खुद का बलिदान देकर उसने अपने परिवार को बचा लिया। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट इंडियन रेसलिंग को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।